आज के इस लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो भाग में बांट लेते हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनैड्स भी कहते हैं। अब देखिए, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और गोनैड्स आर ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द गैमीट्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस और फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ओवरीज। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये जो मेल गोनैड्स टेस्टिस है, ये क्या करते हैं? तो टेस्टिस मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं। इसके अलावा टेस्टिस और क्या करता है? तो सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं। देखिए, टेस्टिस कई सारे मेल सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स को टेस्टिस सिक्रीट करता है, इसको कलेक्टिवली हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेंडायोन इंक्लूडेड है। अब देखिए, टेस्टिस अकेला तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना सकता, तो टेस्टिस को और ऑर्गन की मदद चाहिए होगी। तो ये ऑर्गन भी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आएंगे, लेकिन ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये गैमीट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आएंगे, तो इनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह देते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो इसमें डक्ट सिस्टम आ जाएंगे। डक्ट सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? तो एपिडिडर्मिस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी आते हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आएंगी। इसके अलावा पेनिस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? इन सभी स्ट्रक्चर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पे आ जाते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी में टेस्टिस के बारे में जो पहला पॉइंट है वो है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। इसका मतलब क्या है? तो जो टेस्टिस है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच यानी कि थैली में स्थित होता है, जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रॉटम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो स्क्रॉटम है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। देखिए, आगे देखते हैं क्या है। तो जो स्क्रॉटम है, ये पेंडुलस पाउच की तरह होता है। अब ये पेंडुलस का क्या मतलब होता है? तो लटकता हुआ। अब देखो, ये जो स्क्रॉटम है, ये किसका बना है? तो स्किन, मसल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो स्क्रॉटम जो है वो स्किन, मसल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है? तो कंटेनिंग द टेस्टिस। तो इसके अंदर टेस्टिस होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द स्किन हैज सीबेसियस ग्लैंड्स, स्पार्स हेयर्स, रिच सेंसरी इनर्वेशन एंड समवॉट डार्कर पिगमेंटेशन देन स्किन एल्सवेयर। देखिए, स्क्रॉटम की जो स्किन है वो हाईली पिगमेंटेड होती है। वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, स्पार्सली अरेंज्ड हेयर मिलते हैं। तो यही सब इस पॉइंट में लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सटर्नली यानी बाहर से जब आप स्क्रॉटम को देखते हैं तो ये आपको एक सिंगल पाउच की तरह दिखता है।
मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में देखिए, ये स्क्रॉटम है, ये बाहर से देखने पे स्किन की एक थैली के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, बाहर से जब आप स्क्रॉटम की स्किन को देखते हैं तो आपको एक मार्किंग नज़र आएगी जिसे रेफे कहते हैं। इसको भी मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में यहाँ पे देखिए, ये स्किन ऑफ स्क्रॉटम है और इसमें ये रेफे है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए क्या है, इंटरनली यानी अंदर की ओर स्क्रॉटम 2 सैक में बटा होता है। और किसके द्वारा बटा होता है? तो स्क्रॉटल सेप्टम के द्वारा। और प्रत्येक सैक में एक टेस्टिस होता है। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, ये स्क्रॉटल सेप्टम है और इस स्क्रॉटल सेप्टम ने स्क्रॉटम को 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया है और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस है। मैं आपको एक और फिगर में दिखाती हूँ। इस फिगर में देखिए, ये स्क्रॉटल सेप्टम है और इसी सेप्टम की वजह से स्क्रॉटम अंदर की ओर 2 कंपार्टमेंट्स, या इसे चैम्बर कहिए या सैक कहिए या स्क्रॉटल कैविटी कहिए, में बट जाता है और प्रत्येक चैम्बर में एक टेस्टिस होता है। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये एक स्क्रॉटल कैविटी है और इसके अंदर एक टेस्टिस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, चूँकि ये दोनों स्क्रॉटल कैविटीज सेपरेटेड हैं तो इसके वजह से एक टेस्टिस में होने वाला इन्फेक्शन दूसरे टेस्टिस में नॉर्मली नहीं पहुँच पाता है। अब देखो, दोनों टेस्टिस के पोजीशन में भी थोड़ा डिफरेंस है। एक टेस्टिस थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा नीचे होता है। तो कौन सा टेस्टिस ऊपर और कौन सा नीचे होता है? तो लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा लोअर होता है और राइट वाला थोड़ा सा अपर होता है। दोनों टेस्टिस के पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस इसीलिए होता है ताकि जब दोनों लेग्स बहुत पास पास हो तो थाइज के बीच में दोनों टेस्टिस कंप्रेस्ड ना हो जाए। अब हम अपने थ्योरी पे वापस से आ जाते हैं। तो देखिए, इस स्लाइड में वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, जो स्क्रॉटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से भी कनेक्टेड रहता है। तो स्क्रॉटम को जो एब्डोमेन से कनेक्ट करेगा उससे इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं और इसी के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड भी पास होता है। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? तो देखिए क्या लिखा है। जो टेस्टिस है वो सस्पेंडेड होता है इन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में सस्पेंडेड होते हैं दोनों बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैं आपको फिगर में स्पर्मेटिक कॉर्ड को दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, मैं थोड़ा जूम करती हूँ तो यहाँ पे ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। मैं आपको एक और फिगर में दिखाती हूँ। तो इस फिगर में यहाँ पे ये रहा स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब हम वापस से थ्योरी पे आते हैं। तो देखिए, अब है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या है। तो इसमें ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और क्रीमेस्टर मसल है। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। तो इस फिगर में मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और देखिए उसके अंदर क्या क्या है। तो उसके अंदर ये क्रीमेस्टर मसल है और यहाँ पे ये वास डेफरेंस है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है और यहाँ पे ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है ऑफ टेस्टिकुलर वेंस है। ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ टेस्टिकुलर वेंस क्या है? देखिए, टेस्टिस की जो वेन होती है ना, टेस्टिकुलर वेन, वो पूरा एक प्लेक्सिस बना लेती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। ये ऐसा क्यों करती है ये अभी हम जानेंगे। तो इसी को पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये लिम्फेटिक वेसल है। तो यहाँ पे ये था स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है और इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टेस्टिस
एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम में क्यों है? तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, ये आपको पता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो इसे हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। और स्क्रॉटम टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। इसीलिए नेचर ने टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम में रखा है। अच्छा, तो स्क्रॉटम में ऐसा क्या है जो वहाँ पे तापमान मेंटेन रहता है? तो देखिए वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। द स्क्रॉटम हैज़ फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। मतलब स्क्रॉटम में टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है? तो ये मेनली कुछ मैकेनिज्म द्वारा होता है, चलिए जाने। पहला है डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल। देखिए जो डार्टोस है ये स्मूथ मसल है और जो क्रीमेस्टर मसल है ये स्केलेटल मसल है। इसको मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये स्क्रॉटम को लाइन करता हुआ ये डार्टोस मसल है और यहाँ पे ये क्रीमेस्टर मसल है और ये दोनों मसल टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। मान लीजिए बाहर का तापमान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कोल्ड टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको ऐसे याद रखिए, सी से कोल्ड, सी से कॉन्ट्रैक्ट। तो कोल्ड टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए जब ये क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टेस्टिस को थोड़ा सा ऊपर बॉडी की तरफ खींचते हैं। तो क्रीमेस्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन टेस्टिस को बॉडी के करीब ले जाता है, जिससे बॉडी से इसे थोड़ी गर्मी मिल जाती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब देखिए ये जो डार्टोस मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्क्रॉटम टाइट हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है और जब ये रिंकल्ड हो जाएगा तो स्क्रॉटम का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट का लॉस भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी है, तो ये मसल रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया। अब देखिए थ्योरी पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ भी लिखा है एक्सपोजर टू वार्मथ रिवर्सेस दीज एक्शंस। मैंने आपको बताया ना गर्म टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ये मसल रिलैक्स कर जाते हैं। देखिए डार्टोस मसल जब रिलैक्स करेंगे तो स्क्रॉटम थोड़ा लूज हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और हीट लॉस होगा। और जब क्रीमेस्टर मसल रिलैक्स करते हैं तो टेस्टिस बॉडी से दूर जाएगा और इस प्रकार टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा जो अगला मैकेनिज्म है वो है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। ये क्या है? तो एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स फ्रॉम द टेस्टिस डेट सराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस पॉइंट को मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है। मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। तो इस फिगर में भी देखिए यहाँ पे ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड और जब हम स्पर्मेटिक कॉर्ड देखते हैं तो उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो टेस्टिकुलर आर्टरी है उस टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों ओर जो टेस्टिकुलर वेन्स है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों ओर एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बना देती है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये टेस्टिकुलर आर्टरी है और यहाँ पे ये रहा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ टेस्टिकुलर वेन्स। तो ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है ये किसके चारों तरफ है? तो टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए टेस्टिस स्क्रॉटम में क्यों है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा कम टेम्परेचर में होता है, लेकिन टेस्टिस तक जो
टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लड लेके आ रही है वो तो बॉडी से ही आ रही है और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर ये वार्म आर्टीरियल ब्लड टेस्टिस में एंटर कर जाता है तो ये तो स्पर्म प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में रखने का क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए मैं आपको एक फिगर में समझाती हूँ। इस फिगर में देखिए ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही है और यहाँ पे ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है। यहाँ पे सिंगल वेसल दिखाया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो टेस्टिकुलर आर्टरी के अंदर जो आर्टीरियल ब्लड है इसका टेम्परेचर हाई होगा और ये वीनस ब्लड है तो इसका टेम्परेचर लो होगा। अब देखो टेस्टिकुलर आर्टरी जो वार्म यानी गर्म ब्लड लेके आ रही है उसके चारों तरफ जब टेस्टिकुलर वेन लिपट जाएगी तो टेस्टिकुलर आर्टरी जो वार्म यानी गर्म ब्लड लेके आ रही है उसके चारों तरफ वेन के अंदर वाला ठंडा ब्लड है तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आर्टीरियल ब्लड से हीट वीनस ब्लड में चला जाएगा और फिर आर्टरी का ब्लड ठंडा होके टेस्टिस में पहुँचेगा। यही है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस का काम। अब थ्योरी में देखते हैं। तो देखिए थ्योरी में भी वही सारी बातें लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए यहाँ क्या है, द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस हाउएवर prevents this by acting as a counter current heat exchange। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही सारी बातें लिखी है। तो यही कुछ मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा जो स्क्रोटम है उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्टिस का एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन सब पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।